Hello friends, I will teach you English grammar. Basic level to advanced. एकदम basic. Now let's start. हेलो फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। मेनली दो पार्ट्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के टोटल पार्ट्स हमने देख लिए थे। उसके बाद हम देखेंगे आज प्रेडिकेट के पार्ट्स के बारे में। प्रेडिकेट्स में वर्ब, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट। वर्ब क्या होता है? तो वर्ब कार्य का भाव व्यक्त करने वाला शब्द ही क्रिया कहलाती है। यानी हम कोई भी काम करें तो वो क्या है? क्रिया है। हम सोए, उठे, बैठे, लिखे, ये क्या है? लिखना, पढ़ना, जाना, आना, ये सब क्रिया है। कार्य का भाव व्यक्त करने वाला शब्द ही क्रिया कहलाती है। क्रिया हमेशा सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहती है, जो निम्न 3 प्रकार के होते हैं। यानी क्रिया जो है किसके बारे में कह रही है? सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी कहती है। सबसे पहले चीज़ क्या कहती है कि सब्जेक्ट क्या करता है। सब्जेक्ट क्या करता है, सबसे पहला पॉइंट। क्रिया कह रही है सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या करता है। यानी फॉर एग्जाम्पल सभी छात्र पढ़ते हैं, तो यानी सभी छात्र क्या करते हैं? तो सभी छात्र पढ़ते हैं, यानी सभी छात्र पढ़ते हैं। ऑल स्टूडेंट्स रीड। यानी पहला क्या बोली क्रिया कि सब्जेक्ट क्या करता है। जब किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट कार्य करता है तो वो एक्टिव होता है, और इस प्रकार बनने वाले वाक्य क्या कहलाएंगे? एक्टिव वॉइस में माने जाएंगे। यानी जब सब्जेक्ट काम करेगा तो वाक्य, सब्जेक्ट काम करता है तो वो क्या होता है? एक्टिव होता है। और जो वाक्य बनेगा इससे उसको एक्टिव वॉइस कहा जाता है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आगे चलकर देखेंगे। क्रिया दूसरा पॉइंट क्या कहती है? क्रिया यह भी कहने का कार्य करती है कि सब्जेक्ट पर काम होता है। अर्थात सब्जेक्ट काम नहीं करता, बल्कि सब्जेक्ट पर काम होता है। सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट पर काम हो रहा है। यानी सभी छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। इंग्लिश इज टॉट टू ऑल स्टूडेंट्स। यानी इंग्लिश सभी छात्र अंग्रेजी पढ़ नहीं रहे, बल्कि उनको अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। यानी उस सब्जेक्ट पर क्या हो रहा है? काम हो रहा है। तो बोल रहा है जब सब्जेक्ट पर काम होता है तो सब्जेक्ट क्या होता है? पैसिव होता है। और इस प्रकार बनने वाले वाक्य पैसिव वॉइस में माने जाते हैं। तो दो चीज़ क्रिया बोली। पहली चीज़ क्या बोली कि सब्जेक्ट क्या करता है, और सब्जेक्ट कुछ करता नहीं बल्कि सब्जेक्ट पर काम होता है। 2 पॉइंट। तीसरा, सब्जेक्ट क्या है। क्रिया यह भी बताने का कार्य करती है कि सब्जेक्ट क्या है। यानी सभी छात्र ईमानदार हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट। वह बुद्धिमान है, इज वॉइस। तो क्रिया ने सब्जेक्ट के बारे में 3 प्रकार की बातें कही। पहला, सब्जेक्ट क्या करता है। दूसरा, सब्जेक्ट कुछ करता नहीं बल्कि सब्जेक्ट पर काम होता है। तीसरा पॉइंट कि सब्जेक्ट क्या है। अब हम देखेंगे कि वर्ब जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रिया और एक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया। मेन वर्ब वही वर्ब की डिफिनेशन कि वह क्रिया जिसके द्वारा किसी कार्य के होने का भाव प्रकट होता है मुख्य क्रिया कहलाती है। जैसे रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना, लाफ मतलब हंसना, स्माइल, सीट, गो, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? तो वर्ब है। हम कोई भी एक्शन करेंगे तो वो क्या है? वर्ब है। उसके बाद मेन वर्ब जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक ट्रांसिटिव वर्ब और एक इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, इसका डिफिनेशन क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब वह क्रिया जो अपने एजेंट के साथ समाप्त नहीं होती है बल्कि कुछ और पास करने का कार्य करती है, ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। इंट्रांसिटिव वर्ब वह क्रिया जो अपने एजेंट के साथ समाप्त हो जाती है और कुछ और पास करने का कार्य नहीं करती, इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। देखो मेनली क्या होता है, कोई भी वर्ब ना तो ट्रांसिटिव होता है ना तो इंट्रांसिटिव होता है। कोई भी वर्ब ट्रांसिटिव भी नहीं होगा और इंट्रांसिटिव भी नहीं होगा। लेकिन अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो ट्रांसिटिव होगा, और वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आए तो क्या होगा? इंट्रांसिटिव। यानी कोई भी क्रिया, जैसे कोई भी गो है तो गो ना तो ट्रांसिटिव है ना तो इंट्रांसिटिव है। जैसे ही गोज, यहाँ हम रुक गए तो ही गोज, तो ये क्या है? इंट्रांसिटिव। मगर हम बोलेंगे ही गोज टू स्कूल तो ये क्या है? ट्रांसिटिव है, क्योंकि कुछ गोज के बाद टू स्कूल आ गया। यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो ट्रांसिटिव वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आए तो इंट्रांसिटिव वर्ब। फॉर एग्जांपल देखेंगे, ही रीड्स वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो इंट्रांसिटिव वर्ब। ही रीड्स रेगुलरली अर्ली इन द मॉर्निंग तो ऑब्जेक्ट आया है तो ट्रांसिटिव वर्ब। ही रीड्स इंग्लिश ऑब्जेक्ट आया है तो ट्रांसिटिव वर्ब। ही स्पीक्स वेरी क्लियरली, ये
वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया बल्कि क्या आया है, वह ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, लेकिन ये वेरी क्लियरली क्या है, एडवर्ब है। तो ये क्या है, ये इंट्रांसिटिव माना जाएगा। ही स्पीक्स द ट्रूथ वेरी क्लियरली, द ट्रूथ आया है इसलिए ये ट्रांसिटिव है। ठीक, तो हमने देखा ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव के बारे में कि ट्रांसिटिव कोई भी वर्ब मूल रूप में ना तो ट्रांसिटिव होती है ना तो इंट्रांसिटिव होती है, कोई भी ट्रांसिटिव भी नहीं होगी। जैसे कोई भी अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ट्रांसिटिव और ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो इंट्रांसिटिव। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, वह क्रिया जो मेन वर्ब की सहायता करती है ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है, अर्थात वह क्रिया जो मेन वर्ब के एक्शन के टाइम अर्थात टेंस के मूड को रिप्रेजेंट करती है ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। मेनली ऑक्सिलरी वर्ब कौन होते हैं, इज, एम, आर, वाज, पर, ये सब क्या है, ये सब है ऑक्सिलरी वर्ब। ये कहता है कि मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, जैसे रमेश इज गोइंग टू द स्कूल, रमेश इज गोइंग टू स्कूल, और रमेश वाज गोइंग टू स्कूल, तो रमेश इज गोइंग टू स्कूल, रमेश वाज गोइंग टू स्कूल। पहले में रमेश स्कूल जा रहा है, दूसरे में रमेश स्कूल जा रहा था। तो हमको ये टेंस का मूड, एक में प्रेजेंट एक में पास्ट, ये टेंस का मूड कैसे पता चला, टाइम कैसे पता चला कि एक प्रेजेंट है एक पास्ट है, वो हमको पता चला ऑक्सिलरी वर्ब के जरिए, हेल्पिंग वर्ब के जरिए। हेल्पिंग वर्ब ने क्या किया, गो यानी मेन वर्ब की हेल्प की। रमेश इज गोइंग टू स्कूल और रमेश वाज गोइंग टू स्कूल, तो इस वाज से ही हमको क्या टेंस का मूड पता चला, टाइम पता चला। तो ये मेन वर्ब की हेल्प करती है इस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब वह क्रिया जो मेन वर्ब की सहायता करती है ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है, अर्थात वह क्रिया जो मेन वर्ब के एक्शन के टाइम अर्थात टेंस के मूड को रिप्रेजेंट करती है ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट, टू, यूज, टू, नियर, नीड एवं डेयर, ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्रिया के पश्चात आने वाला नाउन या प्रोनाउन ही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी वर्ब के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव जिसमें जान होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव। ठीक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल ही रोट मी अ लेटर, ही रोट मी अ लेटर, तो ही रोट, तो वर्ब के पश्चात आने वाला जो शब्द है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन। तो मी क्या है, प्रोनाउन है, और अ लेटर क्या है, नाउन है। तो मी क्या है, मी जो होता है वो सजीव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और लेटर क्या है, तो निर्जीव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर बेसिक सीक्वेंस के अनुसार हम देखें तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दें और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इस केस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, बेसिक सीक्वेंस क्या होता है, बेसिक सीक्वेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में। जैसे ही रोट मी अ लेटर, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में। और विदाउट टू, मी के पहले कुछ नहीं आया है। जैसे ही रोट मी अ लेटर, अगर इसी को हम कर दें ही रोट अ लेटर टू मी, अगर मी को बाद में करेंगे तो उससे पहले प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वाक्य के बेसिक सीक्वेंस के अनुसार सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट टू आता है, यानी विदाउट प्रीपोजिशन आता है। माई फादर गेव मी अ लेटर, माई फादर गेव मी अ 10 रुपी नोट। अगर इसी को हम बनाना चाहें तो माई फादर गेव अ 10 रुपी नोट टू मी, ये भी लिख सकते हैं। किंतु डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले एवं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में प्रयोग किया जा सकता है, परंतु ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे माई फादर गेव अ 10 रुपी नोट टू मी, ये जो है ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वह शब्द जो क्रिया के अर्थ को पूरा करता है, पूरक कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, तो ही इज़ वह क्या है, अगर हम यही रोक दें क्या है,
तो अ गुड बॉय हटा दे तो कोई सेंटेंस का अर्थ ही नहीं पूरा होएगा। तो ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो सेंटेंस का अर्थ पूरा हो गया। यानी वह शब्द जो क्रिया के अर्थ को पूरा करता है, पूरा कहलाता है। ये भी दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट सिंपल, इससे देख के ही पता चलता है। जो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे वो सब्जेक्टिव, और जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे वो ऑब्जेक्टिव। जो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं। ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, तो ही वॉज वह था, क्या था, अ गुड स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी था। तो अ गुड स्टूडेंट, तो अ गुड स्टूडेंट जो है वो क्या है, तो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है। ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। और ही गेट्स अ हैंडसम सैलरी, यानी वह पाता है क्या, एक सुंदर, एक अच्छी तनख्वाह पाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पाता है, यानी ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है। ऑब्जेक्ट को अर्थ को जब पूरा करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। ही गेट्स अ हैंडसम सैलरी, तो हैंडसम सैलरी क्या है, ये ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। अब आगे का नेक्स्ट वीडियो।